नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको ये इंटर क्लास का यानी क्लास 12th का मैट्रिक्स करा रहे हैं। इसकी ये विविध प्रश्नावली है, मिसलिनियस एक्सरसाइज। तो इसके हमने 9 क्वेश्चन अलग बना रखे हैं वीडियो, और ये हम 10वां क्वेश्चन से आपको करा रहे हैं। इसमें ये देख लें क्या है। 10th क्वेश्चन में दे रखा है, एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं X, Y तथा Z का उत्पादन करता है, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित निर्देशित है, मतलब नीचे दी गई है। बाजार दे रखा है, पहला बाजार, दूसरा बाजार और उत्पादन। तो देखिए, पहले बाजार में ये कितना है, 10,000, 2,000 और ये 18,000। दूसरे बाजार का उत्पादन ये है 6,000, 20,000 और 8,000। तो पहले बाजार में ये है उसकी बिक्री का, उत्पादन का मतलब बिक्री इतने मतलब वस्तुएं, और दूसरे में ये है। हमें ज्ञात क्या करना है, यदि X, Y, Z की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य 2.5 रुपये, 1.5 रुपये और 1 रुपये हो, तो प्रत्येक बाजार में कुल आय आव्यूह बीजगणित की सहायता से ज्ञात करो। मतलब हमारे पास जो वस्तुओं की संख्या दे रखी है और एक वस्तु का मूल्य दे रखा है। आपको पता है कि एक वस्तु का जब मूल्य हो और वस्तुओं की संख्या हो तो दोनों को गुणा कर देते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कुल विक्रय मूल्य निकल आएगा। लेकिन यहाँ पर कैसे निकालना है, इसे आव्यूह की सहायता से निकालना है। तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से निकालना है, फिर दूसरा पार्ट भी इसमें करना है। यदि उपयुक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत क्रमशः कितनी हो, 2 रुपये, 1 रुपये और पैसे 50, यानी 50 पैसे, तो कुल लाभ भी ज्ञात करना है। अब लाभ आप जानते हैं, विक्रय मूल्य जब हम पहले निकाल लेंगे और ये एक तरह से लागत मूल्य निकल जाएगा, तो विक्रय मूल्य में से लागत मूल्य जब माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, लाभ। तो सबसे पहले तो हम विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, कितना विक्रय मूल्य आता है, क्योंकि उसने पूछा है यानी कुल आय कितनी हुई है, तो कुल विक्रय मूल्य भी ज्ञात करना है। तो इसमें ऐसा करते हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, इनकी वस्तुओं का आव्यूह अलग बनाते हैं और मूल्य का आव्यूह अलग बनाते हैं। अब एक आव्यूह को हम बनाएंगे क्या, पंक्ति आव्यूह, और एक को बनाएंगे स्तंभ आव्यूह। वस्तुओं के आव्यूह को आप पंक्ति आव्यूह बना लें, और विक्रय मूल्य हो या लाभ हो, जो भी हो मूल्य से संबंधित, तो उसे क्या बना दें आप, स्तंभ आव्यूह, और दोनों की मल्टीप्लाई कर दें। अब ये आप ध्यान रखें कि मल्टीप्लाई किस तरीके से होनी है। आपको पंक्ति आव्यूह पहले रखना है, यानी पंक्ति आव्यूह की मल्टीप्लाई किससे होनी है, स्तंभ आव्यूह से होनी है। तो हम यहाँ पर करके दिखाते हैं। कुल आय निकालनी है हमें, पहला पार्ट कर रहे हैं। वस्तुओं का आव्यूह बनाया हमने, क्या, 10,000, 2,000 और 8,000। पहले बाजार का हम कर रहे हैं, सबसे पहले पहला बाजार, चाहे आप यहाँ लिख सकते हैं बाजार फर्स्ट। तो वस्तुओं का आव्यूह है आपका 10,000, 2,000, 8,000। विक्रय मूल्य का आव्यूह बना दिया हमने 2.5 रुपये, 1.5 रुपये और 1 रुपये, जैसा कि उसने दे रखा है। तो अब हमें पता है कि वस्तुओं की संख्या पता हो और एक वस्तु का मूल्य पता हो, दोनों को गुणा कर दें तो कुल आय आ जाएगी आपकी। तो कुल आय हो गई A इंटू बी। अब A कितना है, ये है ही आपका, और B ये है। आप गुणा करना जानते हैं, कैसे, पंक्ति को लेंगे और स्तंभ से गुणा कर देंगे। तो 10,000 किससे गुणा होगी, 2.5 से, और 2,000 की 1.5 रुपये से, और 18,000 की इस तरीके से। अब इसमें पंक्ति ये एक थी, इधर स्तंभ भी एक है, तो बस ये एक बार ही गुणा आएगी, जो भी आएगी। तो 10,000 की 2.5 से हो गई, प्लस 2,000 की 1.5 रुपये से हो जाएगी, प्लस 18,000 की 1 से हो जाएगी। तो इनका आप गुणा कर लें, ये 25,000 आ चुका है, ये इनकी गुणा 3,000 आ गई, और ये 18,000 आ गई। इन्हें जोड़ें तो 46,000 बैठ रहा है। अब देखिए, ये आव्यूह में एक अवयव तो है, अब एक अवयव का कोई मतलब नहीं है, तो इसे आप बाहर निकाल लें। तो ये कितने रुपए हो गए, 46,000 कुल आय हो गई इनकी बाजार एक में। तो पहले बाजार में आपकी आय निकल चुकी है। अब दूसरे बाजार में हम निकाल लेते हैं। तो पहले बाजार की आय जो आ गई
उसे अलग रखें। अब सेकंड वाले बाजार की आय निकालते हैं। वस्तुओं का आव्यूह आपका किस तरीके से 6, देखिए दूसरे बाजार में क्या है, वस्तुएं 6000 हैं और 20000 हैं और 8000 हैं, तो ये हमने बना दिया वस्तुओं का आव्यूह। अब विक्रय मूल्य का आव्यूह, विक्रय मूल्य तो वही है 2.5 रुपये, 1.5 रुपये और 1 रुपये। अब हम क्या करेंगे, कुल आय, तो इनका मल्टीप्लाई कर दें तो कुल आय आ गई A इंटू बी, तो A और इंटू बी। वैसे ही गुणा करेंगे, कैसे, पंक्ति को उठाइए और स्तंभ से गुणा कर दीजिए। तो 6000 की होगी 2.5 रुपये से, प्लस 20,000 की होगी 1.5 रुपये से, प्लस 8,000 की होगी 1 रुपये से। इनकी गुणनफल आ जाएगा 15,000, 30,000 और 8,000, ये आया 53,000, तो बराबर रुपये 53,000। आव्यूह हटा देंगे, एक एलिमेंट का होता है तो आव्यूह हटा दें, तो आपका कितना विक्रय मूल्य आ गया, 53,000 रुपये। अब चलिए दूसरा पार्ट क्या करना है आपको। भाई पहले पार्ट में आपका यानी कि लागत, अब वो जो है आपको क्या निकालना है, लाभ। यहाँ पर है यदि उपयुक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत इतनी हो तो कुल लाभ। अब हम क्या निकालेंगे, लागत मूल्य। विक्रय मूल्य हमने दोनों बाजारों में निकाल लिए, तो पहले बाजार में आप लागत मूल्य निकालेंगे। टोटल क्या है, पहले बाजार में उत्पादन आपको पता है 10,000, 2,000, 18,000। लागत मूल्य बदल गया है, अब कितना है, 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे है। तो 50 पैसे के आप रुपए बनाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे, यानी कि 0.50। तो ये आपके 50 पैसे का मैंने रुपया बना दिया है, 0.50। अब कुल लागत क्या आएगी, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो A इंटू बी, तो आपका ये A इंटू बी है, A लिख दिया और B लिख दिया। वैसे ही मल्टीप्लाई होगी, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करेंगे, 10,000 गुणा 2 रुपये प्लस 2,000 गुणा 1 रुपये और 18,000 गुणा 50 पैसे। अब हमारे पास ये 10,000 का ये गुणा हो गई 20,000 और ये 2,000 की 1 से हो गई 2,000 और 18,000 की 50 पैसे से हो गई तो 9,000। अब इनका योग यानी टोटल आ रहा है 31,000, तो रुपये 31,000। तो लागत मूल्य कितना हो गया, पहले बाजार का 31,000 और पहले बाजार का आपका विक्रय मूल्य कितना था, ये आप देख लें। पहले बाजार का विक्रय मूल्य कितना है, 46,000 और लागत मूल्य कितना आया है आपका 31,000। तो आपका 31,000 लागत मूल्य है और विक्रय मूल्य कितना है 46,000। तो आपकी आय कितनी, मतलब वो कितनी होगी, लाभ। लाभ हो गया आपका विक्रय मूल्य में से लागत मूल्य काट दें। भाई आपका विक्रय मूल्य है जो, लागत मूल्य काट देंगे तो वो क्या आएगा आपका प्रॉफिट। तो ये इस तरीके से कुल लाभ निकल गया 15,000। इसी तरीके से आप दूसरे बाजार का भी निकाल सकते हैं। पहले आप लागत मूल्य निकालेंगे दूसरे बाजार में, फिर आप उसमें से विक्रय मूल्य में से माइनस कर देंगे। तो चलिए 11वां क्वेश्चन करते हैं। आव्यूह x ज्ञात करो यदि x इंटू ये आव्यूह है आपका बराबर 1 ये आव्यूह है। तो यहाँ पर ये x आव्यूह है और आव्यूह, दो आव्यूह की गुणा कब होती है आपने पढ़ रखी है, और अगर आपको बेस क्लियर नहीं है तो शुरू की वीडियो आप देख लें। तो देखिए हमने गुणा और उसकी जो है जोड़ना घटाना सब समझाया है। होता क्या है, गुणनफल में अगर दो आव्यूह का गुणनफल होना है तो पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। यानी कि इसकी ये जो स्तंभ है और ये इसकी पंक्ति बराबर हों तभी गुणा होती है। तो इस तरीके से आपकी गुणा हो जाती है, यानी कि इसका ऑर्डर बचेगा, अगर लिखें तो m गुणा r बचेगा। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि ये जो x की जिससे गुणा होने वाली है उसमें पंक्तियां कितनी हैं। चलिए मैंने ऐसे लिख लिया थोड़ी देर के लिए से b, इसमें पंक्तियां हैं 2 और स्तंभ हैं 3। अब यहाँ पर इस पहले वाले को मैं x को अगर यहाँ गुणा करूंगा तो निश्चित है कि इसके स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए 2, क्योंकि अभी मैंने बताया पहले वाले आव्यूह के स्तंभ और दूसरे की क्या पंक्तियां बराबर हों। तो निश्चित हो गया कि पहले वाले आव्यूह के स्तंभ कितने होंगे 2 होंगे, तभी इनकी गुणा हो पाएगी। अब पंक्तियां कितनी भी हों तो हमने 2/2 ऑर्डर का ले लिया। अब यहाँ पर मान लिया x, यहाँ पर कितना भी ऑर्डर का ले सकते हैं, लेकिन जो आसान पड़े उसी हिसाब से लेंगे। तो 2 गुणा 2 ऑर्डर का लेंगे तो छोटा आव्यूह हो जाएगा। कैसे,
क्योंकि मुझे इधर जो आव्यूह है ये कितने ऑर्डर का है, 2 गुणा 3 का है, तो फाइनल आपका कितना बचना चाहिए, उनका गुणनफल भी 2 गुणा 3 का होगा, तभी हमारी तुलना हो पाएगी। तो अगर इसकी ये जो स्तंभ है, जैसे मैंने बताया, स्तंभ और इसकी पंक्ति जब हट जाएंगी तो ये बचेगा और ये, तो अब आपके पास ये तो आपका हट ही जाएगा, इसकी स्तंभ और इसकी पंक्तियां, तो इधर तो 3 आ जाएगा, तो इधर क्या आना चाहिए 2, क्यों, इधर 2/3 ऑर्डर का है, तो इसलिए मुझे 2/2 ऑर्डर का इसे मानना पड़ेगा। तो मैंने यहां पर मान लिया कि माना x बराबर ए बी और सी डी, तो कितना 2/2 ऑर्डर का है। अब यहां पर रख दें आप, तो यहाँ के इनकी गुणा हो जाएगी। अब गुणनफल आप जानते ही हैं कैसे, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करें, तो a और 4b, तो a प्लस 4b, और इसकी इससे करेंगे तो 2a प्लस 5b। भाई इसको जब ऐसे रखेंगे तो a का नंबर कहाँ आएगा 2 से, तो 2a प्लस 5b। अब इसकी भी इससे भी कर देंगे 3a प्लस 6b। इसी तरीके से इसकी इससे गुणा कर दी मैंने, ये आ जाएगा। अब इसके बाद ये तो इसे उतारेंगे ही। अब दोनों तरफ क्या करते हैं हम, तुलना, तो ये वाला एलिमेंट की तुलना किससे हो जाएगी, इससे, तो a प्लस 4b हो गया आपका -7। चलिए मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब 2a प्लस 5b हो जाएगा -8, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इससे ये भी तुलना कर लें, लेकिन सभी में a b है तो 2 समीकरण से भी काम चल जाएगा। अब इसकी तुलना किससे होगी, इससे होगी, तो c प्लस 4d क्या आया 2, इक्वेशन नंबर 3 हो गई है, क्योंकि 1 और 2 तो पहले हो चुकी। अब 2c प्लस 5d क्या आएगा 4, तो 2c प्लस 5d आ जाएगा 4, इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब क्या करेंगे, 2 समीकरण आप हल करना जानते ही हैं, इन दोनों को मैं हल करना चाहता हूं तो कोई एक राशि आपको काटनी होगी। तो मान लीजिए मुझे a काटनी है, तो यहाँ तो 2a है, यहाँ पर नहीं है, तो समीकरण 1 को किससे 2 से गुणा कर दें आप, समीकरण 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 2 के साथ हल करने पर, तो इसे मैंने 2 से गुणा कर दी, 2a और 8b और 2 7 14, और ये ऐसे ही उतारनी पड़ेगी, तो 2a प्लस 5b और बराबर -8। अब देखिए ये दोनों प्लस चिन्ह के हैं, आपको पता है समान चिन्ह के होते हैं तो हम विपरीत के बनाने होते हैं, तो इन्हें चिन्ह बदल दिए हमने सभी जगह, यानी कि घटाने पर कह रहे हैं हम, तो ये 2a कैंसिल हो गया, 8 - 5 क्या बचा 3b, और -14 प्लस के 8 तो माइनस के 6 बचा, तो 3 दूनी 6, तो आपका b कितना आया -2। अब b का मान कहीं समीकरण 1 में रख दें, 2 में रख दें, कहीं भी, तो मैंने समीकरण 1 में रख दिया b का मान, तो a प्लस 4 इंटू -2, तो 4 2 8 हो जाएगा, तो a माइनस कितना हो गया 8 और इक्वल -7, तो 8 को इधर ले जाएंगे तो +8 हो गया, -7 है तो कितना आया 1, तो a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1 आ गई। इसी तरीके से तीसरी और चौथी समीकरण को भी हल करेंगे। मान लीजिए इसमें 2c है, यहाँ 2 नहीं है, तो समीकरण 3 को 2 से गुणा करके इसके साथ हल करेंगे। तो समीकरण 3 को 2 से गुणा कर ली हमने, 2c प्लस 4 4 टू 8d और ये 4, तो ये गुणा हो गई। अब चौथी समीकरण ऐसे ही उतार देंगे और इसके चिन्ह बदल दें आप सभी जगह, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 8 - 5 3d बचा, ये भी कैंसिल हो गया 0, तो d आपका आया 0। d की वैल्यू कहीं रख दें, समीकरण 3 में रख दें चाहे, तो 4 इंटू 0, तो c प्लस 4 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, और ये 2 तो है ही, तो c इक्वल टू आपका 2 आ गया। तो आपके इस तरीके से ABCD मान निकल गए हैं। तो ये अब आपका x आव्यूह बन जाएगा। कैसे, आव्यूह कितना माना था हमने x, आव्यूह हमने x माना था ABCD, तो ABCD के मान आपके आ चुके हैं, तो x बराबर ABCD, तो मान रख दिए, तो ये आपका x आ गया। अगला क्वेश्चन है आपका 12th, तो 12th क्वेश्चन क्या है, यदि a तथा b समान कोटि के वर्ग आव्यूह इस प्रकार हैं कि AB बराबर BA, मतलब ये दिया है उन्होंने AB बराबर BA है, तो गणितीय आगमन द्वारा सिद्ध कीजिए कि AB की पावर n बराबर B की पावर n A होगा। मतलब हमें ये सिद्ध करना है किससे, गणितीय आगमन से।
तो हमने इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज के जो पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन है उस वीडियो में हमने यानी कि 3 क्वेश्चन हमने किससे किए हैं, गणितीय आगमन सिद्धांत से किए हैं। उन्हें भी आप देख लेंगे तो और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहां पर हमने अलग से एग्जाम्पल लेकर गणितीय आगमन सिद्धांत पूरा समझाया है। तो आप इसकी फर्स्ट वीडियो देख लें विविध प्रश्नावली की, जहां क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 लिखे हैं, वो वाली वीडियो देख लें। चलिए हम यहाँ पर सिद्ध करते हैं। अब देखो, इसके बाद करें इसके अतिरिक्त ये भी सिद्ध करो, ए बी की पावर एन बराबर ए की पावर एन बी की पावर एन, यानी कि 2 पार्ट हो गए। तो सबसे पहले पहला पार्ट करते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे पी एन यानी कथन का नाम, यानी इस सेंटेंस का जो भी उन्होंने फॉर्मूला दे रखा है, इसका नाम हम रख लेते हैं पी एन। अब पी एन नाम रखें ना रखें, लेकिन ऐसे आप समझ लें, नहीं भी रखते हैं तो भी प्रक्रिया क्या है, पहले हम क्या करते हैं, एन बराबर 1 रखते हैं। तो 1 के लिए ये देखते हैं कि सत्य है कि नहीं है। तो हमने अगर नाम रख लिया तो पी एन, तो P1 लिखेंगे यहाँ पर, और ये 2 बिंदी लगा दी, सच दैट कह सकते हो, या ऐसा है कि, तो n बराबर 1 रखा, यहाँ पर भी 1 रखेंगे, यहाँ पर भी। तो हमने देखा ए बी की पावर 1 क्या आएगा, ए बी आएगा, बी की पावर 1 तो बी रहेगा, और बी की पावर 1 इंटू ए तो बी ए रहेगा। तो यानी कि ये तो बिल्कुल सत्य है, ए बी इक्वल्स टू बी ए, क्यों, उसने खुद ही दे रखा है। तो ए बी इक्वल्स टू बी ए सत्य है, यानी कि कथन हमारा n बराबर 1 के लिए सत्य आया, यानी कि इस फॉर्मूले में हमने 1 रखा तो बिल्कुल करेक्ट आया है, जो वो कह रहा था वही आया। इसके बाद एक स्टेप अगला आता है कि माना कथन n बराबर k के लिए सत्य है। तो ये हम ऐसे ही उतार देते हैं, यानी कि n की जगह k रख देते हैं। इसका हम कहीं इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि ए बी की पावर k बराबर बी की पावर k, a का मान हम रख देंगे। इसका मान कहीं भी कैसे रखेंगे वो मैं बताता हूँ। पहला स्टेप क्या हुआ, 1 के लिए सत्य देखते हैं, फिर k के लिए हम सत्य मान लेते हैं कि माना कथन n बराबर k के लिए सत्य है। इसका इस्तेमाल करके n बराबर k प्लस 1 के लिए हम सत्य करके दिखाते हैं। कैसे, p k प्लस 1, n बराबर k प्लस 1 रखना है, तो n की जगह क्या रखूंगा मैं, k प्लस 1। तो a b की पावर k प्लस 1। अब दोनों तरफ नहीं रखेंगे, क्योंकि अब इससे लेकर कर चलेंगे साइड और इधर का प्रूफ कर देंगे, यानी कि यहाँ पर हम लेकर चलेंगे k प्लस 1 और b के ऊपर आ जाएगा k प्लस 1। कैसे आएगा देखिए, यहाँ पर आइए, तो हम LHS लेके चल रहे हैं, a b की पावर k प्लस 1 बराबर, अब हमने a तो ऐसे ही रहने दिया, b की पावर k इंटू बी लिख दिया। क्यों भाई, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो k प्लस 1 को b की पावर k और b की पावर 1 में चेंज कर दिया है। अब b की पावर k, भाई आपका a b की पावर k हम पहले ही सत्य मान चुके हैं कि आपका कथन n बराबर k के लिए सत्य है, तो a b की पावर k का मान क्या रखेंगे, b की पावर k a। तो इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, b की पावर k और a रख दिया, b ऐसे ही रहेगा। अब हमें उसने ये दे रखा था कि ए बी बराबर बी है, भाई सबसे पहले क्या दिया है उसने, ए बी इक्वल बी है। तो हमने देखा कि ये जो है हमारा ए बी क्या होगा, ए बी की जगह क्या रखेंगे हम, बी ए रख दिया। अब बी की पावर के और बी गुणा में आ गए हैं, तो बी की पावर के है और बी की पावर 1 है, तो बी की पावर क्या हो गई अब, के प्लस 1 हो चुकी है, और ए ऐसे ही है। तो देखिए हमारा प्रूफ हो गया क्या, ए बी की पावर के प्लस 1 लेकर चले थे और बी की पावर के प्लस 1 ए सिद्ध हो गया। कैसे, यहाँ पर देख लें, ए बी की पावर के प्लस 1 था और हमने क्या सिद्ध कर दिया, बी की पावर के प्लस 1 इंटू ए। तो कथन क्या हुआ, n बराबर 1 के लिए भी सत्य है। क्या लिखेंगे, अतः कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। अतः दिया गया कथन n के प्रत्येक मान के लिए सत्य है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्या ए बी की होल पावर n बराबर a की पावर n और b की पावर n करेंगे। कैसे, यहाँ देख लें, ये सिद्ध करवाया था इसने, वो कह रहे हैं इसके अतिरिक्त सिद्ध कीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी कि प्राकृत संख्या के लिए ये भी सत्य सिद्ध करो। तो चलिए हम ये सिद्ध करते हैं। हमने कथन का नाम रख लिया Pn। अब क्या करेंगे, 1 के लिए n बराबर 1 रखिए, तो P1 और a b की पावर होल पावर n
वो 1 और a की पावर 1 और b की पावर 1। अब 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो a भी रह जाएगा, यहाँ पर a बचेगा, ये b बचेगा। ये बिल्कुल सत्य है, उसने दे ही रखा था a b बराबर b है, तो कथन n बराबर 1 के लिए क्या आया, सत्य है, ये लिख देंगे। अगला स्टेप क्या है, माना कथन n बराबर k के लिए सत्य है, तो हमने इसमें k लिख दिया। इसका हम इस्तेमाल करेंगे, कहीं जरूरत पड़ेगी तो इसके बराबर ये रख लेंगे या इसके बराबर ये रख लेंगे। अब n बराबर k प्लस 1 के लिए कहते हैं, तो p k प्लस 1 a b की पावर k प्लस 1, ये वाला एक साइड लेकर चलेंगे हम। तो a b की होल पावर k प्लस 1 को क्या लिख दिया, a b की होल पावर k इंटू a b की पावर 1, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अब हमने बताया था कि इसका इस्तेमाल कर देंगे, तो ए बी की होल पावर के का मान क्या रखेंगे, अब ए की पावर के, बी की पावर के रखेंगे। अब देखिए ए बी तो ये है ही, अब हमें यहां पर करना क्या है कि जैसे कि ए की पावर के साथ ए मिला दें, तो सभी गुणा में है ना, तो ये ए की पावर के इंटू बी की पावर के इंटू ए। बस ये ध्यान रखते हैं कि आव्यूह में जो आव्यूह बाईं ओर है वो बाईं ओर ही रहेगा, और दाईं ओर है तो दाईं ओर रहेगा। तो ए की पावर के बाईं ओर है ए के, तो बाईं ओर ही रहेगी, तो हमने इन दोनों को एक साथ लिखा। बी की पावर के बी के बाईं ओर है तो वो भी बाईं ओर ही रखी हमने। अब ये क्या है, गुणा में घातें जुड़ गई, क्योंकि इसकी पावर के इसकी 1, तो ए की पावर क्या हो गई है, के प्लस 1, और बी की पावर क्या हो गई, के प्लस 1। तो देखिए हमने प्रूफ कर दिया, ए बी की होल पावर के प्लस 1 मान के चले तो सभी की पावर के प्लस 1 हो गई है। तो क्या लिखेंगे आप, अतः कथन n बराबर के प्लस 1 के लिए भी सत्य है, अतः दिया गया कथन n के प्रत्येक मान के लिए सत्य है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है। अब आगे चलते हैं 13 क्वेश्चन, ये आपका MCQ है, फिर भी करते हैं। यदि a बराबर एल्फा बीटा गामा माइनस एल्फा इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर आई, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा, कौन सा ऑप्शन आपका सत्य होगा। तो देखिए ए स्क्वायर बराबर आई कह रहा है, तो पहले हम ए स्क्वायर कैलकुलेट कर लें। ए स्क्वायर कैसे कैलकुलेट होगा, ए इंटू ए करके होगा। तो ए को 2 बार करिए, तो इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है। अब आप मल्टीप्लाई करना जानते हैं, चलिए मैंने यहाँ पर की है ये मल्टीप्लाई, कैसे यहां पर समझाते हैं। देखिए ये हमने लिखा a इंटू ए, तो a इंटू ए ये आ गया। अब कैसे गुणा करते हैं भाई, ये पंक्ति उठाइए और इस स्तंभ पर रख दीजिए, तो एल्फा बीटा ऐसे आएंगे, तो एल्फा एल्फा के साथ आएगा, बीटा गामा के, तो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। अब एल्फा बीटा को इसके साथ भी रखिए, तो एल्फा आएगा बीटा के साथ, एल्फा बीटा हो गया, बीटा आएगा माइनस के एल्फा के साथ, तो माइनस बीटा एल्फा हो गया है। अब दूसरी पंक्ति भी लेंगे, तो दूसरी पंक्ति को रखिए पहले स्तंभ पर, तो गामा एल्फा माइनस एल्फा गामा। अब इसको इसके साथ भी करेंगे दूसरे स्तंभ के साथ, तो गामा बीटा और माइनस माइनस प्लस एल्फा स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, एल्फा बीटा प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो गए और ये भी कैंसिल हो गए, तो ये बचा और इसकी जगह 0 आ गया, और ये आपका 0 आ चुका है, और ये बचा है एल्फा स्क्वायर बीटा गामा। अब उसने क्या दिया है, ए स्क्वायर बराबर आई, तो ए स्क्वायर तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया, आई का मतलब आप जानते हैं तत्समक आव्यूह, इकाई आव्यूह, तो 1 0 0 1, तो तुलना कर दें, तो एल्फा स्क्वायर बीटा गामा क्या आएगा 1, तो एल्फा स्क्वायर बीटा गामा क्या आया आपका 1 आया, तो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 1 लिखेंगे आप। तो हमने देखा ऑप्शन कैसे हैं, ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं दिख रहा है, तो 1 को इधर लाइए, तो मैं इधर को ले जाऊंगा 1 को, इस साइड को, तो माइनस हो जाएगा। अब भी ऐसा कोई ऑप्शन इसमें नहीं मिला है, तो 1 शुरू में है सभी में, तो मैं क्या करूंगा, अब -1 माइनस कॉमन ले लूं यहां से, तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा +1, ये सब दोनों प्लस के हैं, तो ये होगा माइनस माइनस और बराबर 0। अब ये जो माइनस है 0 के अपॉन में जाएगा -1, तो 0 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, 1 माइनस एल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, ये किस ऑप्शन में है, सी में है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया है, 1 माइनस एल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर है आपका। यह है 14वां क्वेश्चन। यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों है, तो
मतलब वो सममित भी है और विषम सममित भी है। तो कौन सा करेक्ट होगा कि एक विकर्ण आव्यूह होगा या एक शून्य आव्यूह होगा या वर्ग आव्यूह होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए अगर शून्य आव्यूह हो तो इसका आप परिवर्त आव्यूह निकालें, तो अब इसे परिवर्त करेंगे कोई महसूस ही नहीं हुआ, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, आपका ए के बराबर आ जाएगा। और अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, देखिए माइनस कॉमन ले लें तब भी जीरो प्लस माइनस तो होता ही नहीं है, तो ये इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया है तो सभी माइनस के हो गए। अब जीरो का तो कोई चिन्ह नहीं होता तो जीरो का चिन्ह नहीं लगेगा, तो ये कैसा आया, ए आया है। तो ए डैश इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा। तो ये ए डैश जब इक्वल टू माइनस ए होता है तो कैसा हो जाता है, विषम सममित। तो ये आपका हो चुका है विषम सममित। अब ए डैश हमने फिर निकाला तो 0 0 0, तो क्या आया, ए। तो ए डैश बराबर जब ए आता है तो ये सममित हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसा है, यानी कि जब अगर शून्य आव्यूह हो अगर, तो शून्य आव्यूह का परिवर्त आव्यूह वही रहता है और माइनस लगाएंगे तब भी वही रहता है। तो शून्य आव्यूह सममित भी है और विषम सममित भी है। तो आप इसे याद कर लें कि शून्य आव्यूह कैसा होता है, हमेशा सममित तथा विषम सममित दोनों ही होता है। अगला यानी कि लास्ट क्वेश्चन है इसका, यदि ए एक वर्ग आव्यूह है, इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर ए, तो आई प्लस ए का होल क्यूब है ये, इसे होल क्यूब बराबर कितना, -7 ए प्रूफ करना है। तो या इसकी वैल्यू निकालनी है, सॉरी, ए एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर ए हो तो आई प्लस ए का होल क्यूब -7 ए किसके बराबर होगा, इनमें से ऑप्शन छांटना है कि ए के बराबर होगा या आई माइनस ए के या आई के या 3a के। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई प्लस ए का होल क्यूब -7 ए जो पूछ रहा है उसे लेकर चलते हैं। अब देखो होल क्यूब करोगे अगर तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी, और ये तो अपना है ही। अब देखिए ए क्यूब, अब आई क्यूब को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे यानी कि आई स्क्वायर निकालोगे पहले, आई इंटू आई से ये आई आएगा, फिर आई क्यूब अगर निकालोगे आई स्क्वायर इंटू आई तो ये भी क्या आएगा, आई ही रहेगा, आप करके देख सकते हैं। तो हमने इसे आई क्यूब को क्या लिख दिया, आई। ए क्यूब को चेंज कर लिया ए स्क्वायर इंटू ए में। अब ये जो है आई, अब क्या करेंगे इसका, देखो आई की मल्टीप्लाई किसी आव्यूह से होती है, इकाई आव्यूह की, अगर किसी आव्यूह से तो वो ही आव्यूह रहता है। तो आई ए का कितना गुणनफल होगा, आई ए बराबर ए होगा। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया ए, ये ऐसे ही उतार दिया है, -7 ए उतार दिया है। ए स्क्वायर ए दे रखा है, उसने खुद बताया है कि ए स्क्वायर की जगह ए रखें, तो मैंने ए स्क्वायर की जगह ए रख दिया। अब देखिए इस 3a की अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 3ai और 3a स्क्वायर, ये ऐसे ही चलेगा। अब देखिए यहां पर a इंटू ए क्या बन गया, ए स्क्वायर, और a इंटू आई क्या होगा, a, और ए स्क्वायर की जगह तो हमें ए रखना ही है, प्रश्न में दे रखा है। अब इस ए स्क्वायर की जगह भी ए रखना है, तो चलिए रखते हैं आई और प्लस ए प्लस 3a प्लस 3a -7a। अब देखिए ये जोड़ें अगर, 1 और 3 4 और 3 7, तो 7a और ये 7a, तो 7a से 7a कैंसिल हो गया, क्या आया, आई। तो इसका आंसर कौन सा ऑप्शन सही है, सी। तो आपका आंसर हुआ सी। तो आपकी ये एक्सरसाइज समाप्त हो गई है। आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें, आपका सिलेबस इस तरीके से पूरा हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।